हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा करियर इंस्टीट्यूट पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हुए अपने सुंदर से नोट्स बना रहे होंगे। तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था। कल के वीडियो में हम लोगों ने विलेयता पढ़ा था कि विलेयता क्या होता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसे विलेयता कहते हैं। और विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था तापमान का प्रभाव, गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ये सब बता करके मैंने वीडियो को क्या किया था, समाप्त किया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेनरी का नियम क्या होता है, यानी गैसों की द्रव में विलेयता के संबंध में हेनरी जी ने अपना एक नियम दिया था। तो आइए देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि हेनरी जी ने अपना नियम क्या बताया था। हेनरी ने कहा था कि जो भी गैस होती है, ठीक, जो भी गैस होती है द्रव में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध कौन दिया था, हेनरी ने। हेनरी ने क्या बताया था, हेनरी ने कहा कि गैस की द्रव में विलेयता तथा दाब के मध्य जो भी संबंध होता है उसको सर्वप्रथम हेनरी ने दिया था, उसी को हेनरी का नियम कहते हैं। तो आइए समझते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। हेनरी जी ने कहा था कि अगर मैं कहूं कि ये एक विलायक है, विलायक क्या होगा, विलायक हमेशा हम लेते हैं क्या, वाटर। अगर मैं कहूं कि ये H2O है, ग्रीन कलर से मैंने तो H2O बना दिया। अब ब्लैक कलर से मैं जो भी बना रहा हूं इसके ऊपर ये मैंने गैस बनाया है, गैस के ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है। समझिए बात को। अगर मैं कहूं कि इस सिस्टम पर मैंने क्या लगाया है, एक पिस्टन लगाया है, इस सिस्टम पर मैंने एक पिस्टन लगाया है। इस पिस्टन की सहायता से हम क्या करेंगे, इस पर दाब डालेंगे। तो जब दाब डालेंगे तो गैस से कहां जाने की कोशिश करेंगे, नीचे जाने की कोशिश करेंगे। अब समझिए हेनरी ने क्या बताया था कि गैस किस प्रकार द्रव में घुलेगी और उसके दाब के मध्य क्या संबंध होगा। हेनरी ने कहा था कि यदि कोई गैस के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, गैस के ऊपर लगने वाले आंशिक दाब के क्या होगा, समानुपाती होता है। अगर मैं कहूं कि मैं कहा कि ये गैस है, नीचे द्रव है, तो हेनरी ने बताया था कि जो गैस है किस प्रकार द्रव में घुलती है। तो हेनरी ने कहा कि यदि हम किसी भी गैस के ऊपर दाब लगाएंगे तो गैस के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब जो होगा वो विलेयता के क्या होगा, समानुपाती होगा। यही बताया था हेनरी ने। तो आइए लिखते हैं कि हेनरी का नियम होता क्या है। चलिए मैं लिखूंगा कि स्थिर ताप पर, इनके नियमानुसार क्या होगा, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की, किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता गैस की सतह पर, गैस की सतह पर लगने वाले आंशिक, लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का क्या मतलब है, अगर दाब बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी, यही तो मतलब है समानुपाती का। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैं लिखता हूं कि माना माना किसी विलायक में, किसी विलायक में गैस का W ग्राम दाब P पर या फिर P दाब पर घुला हुआ है, घुला हुआ है।
तब क्या होगा, समझिए बात को। अब मैं आपको अभी भी समझाया हूं कि अगर मानिए कि ये कोई पात्र है, इसमें नीचे क्या है, H2O है और ऊपर क्या है, ऊपर गैस है। अगर पिस्टन की सहायता से इस पर हम क्या डालेंगे, दाब डालेंगे, तो इस गैस की सतह पर जो भी आंशिक दाब लगेगा, गैस की मात्रा यहां है W ग्राम मान लेते हैं, तो इस गैस की सतह पर जो भी आंशिक दाब लगेगा, यही दाब किसके समानुपाती होगा, विलेयता के समानुपाती होता है। तो हमने गैस की मात्रा कितना लिया है, W ग्राम लिया है और दाब क्या है, P है। तो हेनरी ने यही बताया था कि जो भी गैस की मात्रा होगी वो दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। गैस के ऊपर हम दाब लगा रहे हैं विलेयता के समानुपाती, का मतलब है कि वो गैस के अमाउंट पर क्या होगा, डिपेंड करेगा और अमाउंट के ही क्या होगा, समानुपाती होगा। तो जब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आपको मिलेगा W बराबर के P। आप यहां से लिख सकते हैं W बाई P बराबर K। समझ में आई बात। एक तो ये है हेनरी का नियम और दूसरा क्या है, ये है। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, आप लिख सकते हैं कि जहां जहां के क्या है, जहां जहां के को आप लिखेंगे समानुपाती, समानुपाती स्थिरांक है ये। के क्या है, समानुपाती स्थिरांक, और W क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा। तो आप लिखेंगे W क्या है, गैस की मात्रा, और क्या है, P क्या है, P को आप लिखेंगे गैस पर लगने वाला आंशिक दाब। ये P क्या है, आंशिक दाब है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए, जो हेनरी का नियम होता है ये डाल्टन के नियम के समकालीन होता है। कहने का मतलब यह है कि आप नोट करके एक लाइन लिखेंगे, आप नोट करके एक लाइन लिखेंगे। यहां पर मैं नोट लिखता हूं एक, हमारे साथ आप भी लिखेंगे नोट करके। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हेनरी का नियम, हेनरी का नियम डाल्टन, हेनरी का नियम डाल्टन के नियम से संबंध रखता है, संबंध रखता है। हेनरी का नियम डाल्टन के नियम से क्या करता है, संबंध रखता है, क्योंकि जो आंशिक दाब मैं लिख रहा हूं ये डाल्टन के नियमानुसार ही लिया जाता है, क्योंकि डाल्टन ने ही आंशिक दाब का नियम दिया था किसी भी गैस के ऊपर। तो चलिए देखते हैं अब कि जो डाल्टन है इनके आंशिक दाब का नियम क्या होता है। आप एक हेडिंग देंगे अब हमारे साथ, यानी कि अब मैं एक हेडिंग लिखूंगा। हेडिंग का होगा डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम। ये डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या होता है, चलिए इसको समझिए एग्जांपल के थ्रू। मैं डाल्टन जी ने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई विलयन होगा, ठीक, अगर हमारे पास कोई विलयन होगा, मान लेते हैं ये क्या है, ये है एक विलयन, इसमें क्या है, H2O है और इसमें क्या घुला हुआ है, इसमें घुला हुआ है गैस, इसमें गैस घुला हुआ है। तो डाल्टन ने ये बताया था कि किसी विलयन की सतह पर लगने वाला जो भी, ये क्या है, ये है विलयन की सतह। तो डाल्टन ने ये बताया था कि किसी विलयन की सतह पर लगने वाला जो आंशिक दाब होगा वो आंशिक दाब गैस के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। समझ रहे हैं बात को। डाल्टन जी ने बताया था
कि हमारे पास कोई विलयन हो, उस विलयन में हमें गैस घोलना है। अब गैस घोलते हुए इस विलयन की सतह के ऊपर जो भी आंशिक दाब होगा, वो आंशिक दाब विलयन में घुले हुए गैस के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती। कहने का मतलब है अगर ये आंशिक दाब बढ़ेगा तो मोल क्या, अच्छा मोल अंश भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं बात को। तो विलयन की सतह पर जो आंशिक दाब है ये मोल अंश के समानुपाती होता है, ऐसा बताया था डाल्टन जी ने। कहा, अपने आंशिक दाब के नियम में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। अब आप लिखेंगे हमारे साथ, लिखिएगा हमारे साथ आप, किसी विलयन में, किसी विलयन में गैस की सतह पर, गैस की सतह पर लगने वाला आंशिक दाब, लगने वाला आंशिक दाब आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित गैस के, गैस के मोल अंश, मोल अंश कहिए या तो आप कहिए मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं देखिएगा। पहले तो आपको बनाना है ऐसे, इसके बाद आपको इसमें ऐसे खींचना एक लाइन। ये है मोल प्रभाज का सिंबल। इसे हम कहते क्या है, इसे हम कहते हैं चाई। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, देखने में तो ये आपको एक्स की तरह लग रहा हो, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड थोड़ा अजीब तरीके का होता है, तो ये लग तो रहा है एक्स की तरह, लेकिन ये एक्स है नहीं। ये मूल अंश या मूल प्रभाज का सिंबल है, जिसे हम चाई कहते हैं। तो मूल अंश ये क्या होता है, ये समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर है बात, समानुपाती होता है। ये बताया था डाल्टन ने कि किसी विलयन में गैस घुला हो तो उस विलयन की सतह पर लगने वाला जो भी आंशिक दाब होगा वो उस विलयन में घुले हुए गैस के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती। कहने का मतलब दाब बढ़ेगा तो मोल अंश भी क्या होगा, बढ़ेंगे। अब चलिए, अच्छा या तो आप एक ये डिफिनेशन लिखिए या फिर एनसीईआरटी ने इसके अलावा एक और लाइन दे रखा है डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में। तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि किसी गैस का, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, आंशिक दाब P तथा आंशिक दाब P गैस के, गैस के मूल अंश, मूल अंश, मूल अंश का मतलब है चाई, के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए हम लोग भी समानुपाती करते हैं। होगा क्या, गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मोल अंश के क्या है, समानुपाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो आंशिक दाब है, जो आंशिक दाब P है, ये गैस के मोल अंश के क्या है, समानुपाती है। चाई ऑफ गैस मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के क्या है, समानुपाती। जब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक मिलेगा हमें, जिसे हम बोलते हैं कि H। इसके बाद क्या होगा, चाई गैस। ठीक,
आप ऐसे भी लिख सकते हैं P अपान चाई गैस इक्वल टू KH। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? अब आप लिखिए जहां KH क्या है, चलिए लिखते हैं एक एक को क्या है सब। जहां KH हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक है। P क्या है? P है आंशिक दाब, P है आपका आंशिक दाब, और ये चाई गैस है। चाई गैस का मतलब है गैस का मूल अंश, गैस का मूल अंश है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? तो जल्दी से आप वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए, या फिर जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको ये डाल्टन के आंशिक दाब और हेनरी कांस्टेंट के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कुछ अच्छी बातें हेनरी कांस्टेंट पर। तो मैं इसको इरेज करता हूं। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि जो आंशिक दाब P है, P बराबर हमने क्या लिखा था? K और चाई गैस, KH चाई गैस, या फिर मैंने आपको बताया था P अपान चाई गैस इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? KH। यही हम लोगों ने फार्मूले में लिखा था लास्ट में और इसे बॉक्स में बंद किया था। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप हमारे साथ नोट करके कुछ चीजें लिखेंगे, बहुत अच्छी बातें नोट करके लिखेंगे। इस KH को मैंने क्या कहा था कि ये हेनरी नियतांक है। तो आप लिखेंगे कि अलग अलग गैसों के लिए, KH का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, ये है नोट नंबर 1। अब आप नोट नंबर 2 लिखेंगे कि किसी गैस के लिए, किसी गैस के लिए KH का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, उस गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी, यानी KH का मान अधिक होगा तो विलेयता क्या होगा? कम होगा। इतनी बात क्लियर हुई? तो चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे ग्राफीय निरूपण किसका? डाल्टन के आंशिक दाब का। तो एक हेडिंग देता हूं मैं जिसमें मैं लिखूंगा ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। यही ऊपर फार्मूला है P अपान X इक्वल टू KH। ठीक, अब समझिए ग्राफीय निरूपण में क्या होगा। अगर मैं कहूं कि ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, चलिए और छोटा बनाता हूं। अगर मैं कहूं कि ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ऊपर तो मैंने रखा है आंशिक दाब P और नीचे मैं ले रखा हूं चाई ऑफ गैस। मतलब ये ऊपर तो है प्रेशर और नीचे क्या है? गैस का मोल अंश है। तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनता है
वो बनता है एक सरल रेखा में। अगर आप इस ग्राफ का प्रवणता निकालेंगे, प्रवणता जिसे आप स्लोप या ढाल कहते हैं, अगर आप इसका ढाल निकालेंगे तो ये ढाल या इसका जो स्लोप होता है ये होता है KH के बराबर। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि जब आप डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में आंशिक दाब और गैस के मोल अंश के बीच ग्राफ निकालेंगे तो वो ग्राफ सरल रेखा में निकलता है। आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आंशिक दाब और गैस के मोल अंश के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। तो आप बताएंगे ग्राफ आंशिक दाब और गैस के मोल प्रभाज के बीच जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा में होती है और उसकी जो प्रवणता होती है ये पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे जो प्रवणता या ढाल या स्लोप होता है वो हेनरी कांस्टेंट के क्या होता है, बराबर होता है। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया है, दिया है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो आप एक हेडिंग देंगे, हेडिंग होगा आपका हेनरी के नियम की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। पहला मैं क्या लिखूंगा, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में सबसे पहले मैं लिखूंगा कि गैस का ऊपर जो आंशिक दाब है वो कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझिए बात को। अगर मैं कहूं कि ये पात्र है, इस पे नीचे मैंने क्या भर रखा है, इसमें नीचे मैंने H2O भर रखा है और ऊपर मैंने क्या भर रखा है, कोई भी गैस भर रखा है। ऊपर मैंने भर रखा है गैस। तो जरा हमें ये बताइए, अगर इसका दाब हम बढ़ा देंगे तो ये गैस क्या होगा, इसमें घुल जाएगा। जबकि डाल्टन ने ये कहा था, हेनरी ने ये कहा था कि जो गैस के ऊपर का आंशिक दाब होगा वो गैस की मात्रा के समानुपाती होगा, विलेयता के समानुपाती होगा। तो पहला आप लिखेंगे कि दाब उच्च नहीं होना चाहिए, उच्च नहीं होना चाहिए, यानी दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे, तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे कि गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जब गैस इसमें घुल जाएगा तो इस गैस के आणविक अवस्था में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। चौथे नंबर पे आप लिखेंगे कि गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होना चाहिए, बहुत कम घुलनशील होना चाहिए। यानी गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होना चाहिए, तभी तो हम आंशिक दाब लगा पाएंगे, अदरवाइज आंशिक दाब हम लगा ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं बात को। अब आप नोट करके कुछ अच्छी बातें लिखेंगे हमारे साथ। तो आप हेडिंग देंगे नोट, और नोट में नंबर 1 आप लिखेंगे
ठीक, नोट करके आप नंबर 1 लिखेंगे कि NH3 व HCl यानी अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है हेनरी के जल या फिर विलायक में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। अतः यह हेनरी के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बहुत ज्यादा घुलनशील होने के कारण हेनरी के नियम का पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो विलायक है, इस विलायक में गैस की घुलनशीलता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अब नोट नंबर 2 आपको लिखना है, तो चलिए नोट नंबर 2 मैं यहां लिखता हूं, थोड़ी जगह है। तो नोट नंबर 2 आप क्या करेंगे? नोट नंबर 2 आप यहां लिखेंगे कि यदि NH3 व HCl बेंजीन में घुले हों, कहां पर घुले हों? बेंजीन में C6H6 में घुले हों, तब ये मतलब क्या है? NH3 व HCl, तब ये हेनरी नियम का पालन करते हैं। समझ रहे हैं बात को? यदि ये क्या होंगे, अगर बेंजीन में घुलेंगे कौन? अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, तब तो ये क्या करेंगे? हेनरी के नियम का पालन करेंगे। अगर जल में घुल रहा है तो हेनरी के नियम का पालन नहीं करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इतना लिखिए या फिर एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग का। तो देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं हेनरी के नियम के उपयोग का। सबसे पहला उपयोग मैंने लिखा है कि सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए उच्च दाब पर बॉटल को बंद किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडा वाटर की मैं कहूं कि यहां पर कोई बॉटल है, अगर ये एक बॉटल है, तो इस बॉटल के ढक्कन को बहुत ही उच्च दाब पर बंद किया जाता है। रीजन क्या होता है कि इस बॉटल में प्रेजेंट जो CO2 होती है वो अच्छे तरीके से घुले रहे। जब अच्छे तरीके से घुली रहेगी तब इसे क्या होगा? पीने में टेस्टी होगा। जब CO2 अच्छे से नहीं घुला रहेगा तो क्या होगा? पीने में टेस्टी नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल कि आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए, कोल्ड ड्रिंक अगर बहुत चिल्ड होता है, ठंडा होता है, तो पीने में बहुत मजा आता है आपको। रीजन क्या होता है? ठंडा होने का मतलब यह है कि उसमें CO2 क्या होता है? घुला होता है। तो उसका जो ढक्कन बंद किया जाता है ना, वो हेनरी के नियम अनुसार बहुत उच्च दाब पर बंद किया जाता है, ताकि उसमें CO2 की जो मात्रा है वो घुली रहे, वो बाहर ना निकले उसमें से। दूसरा नियम मैंने आपको बताया है कि गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो दाब अधिक होने की वजह से रुधिर में N2 व O2 की विलेयता बढ़ जाती है, किंतु जब ये बाहर आते हैं तो दाब कम होने के कारण उनके शरीर में भयंकर दर्द होता है, जिससे रुधिर में गांठें हो जाती हैं। तो अब समझिए बात को जरा। अगर मैं कहूं गोताखोर, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है और ये क्या है? सरफेस का एक समुद्र है। तो जब गोताखोर यहां से, ठीक, जब वो गोताखोर क्या करेगा? यहां से जब ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पीठ पर रख करके क्या करेगा? जब वो समुद्र में जाएगा, तो जब कहां जाएगा? जब वो समुद्र में जाता है तो पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, यानी प्रेशर बढ़ जाता है। कब? जब पृथ्वी से नीचे जाएंगे। तो समुद्र में जब वो जाएगा तो यहाँ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, दाब का मान बढ़ जाता है।
जब दाब का मान बढ़ जाता है तो उनके रुधिर में जो N2 होती है नाइट्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन गैस होती है इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। जब घुलनशीलता बढ़ जाएगी तो उनको बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा, वहां पर बहुत अच्छा महसूस होगा, उनको ऐसा लगेगा कि यार समुद्र से अच्छा तो कोई जगह ही नहीं है। क्या गजब की फीलिंग आएगी उसके अंदर, कब? जब N2 और O2 उसके रुधिर में विलेयता बढ़ जाएगी तब। किंतु जब वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो दाब क्या हो जाएगा, कम होगा। तो जब नीचे है यहाँ पर है तो दाब क्या अधिक है। जब ये यहां से निकल करके कहाँ आएगा, जब ये फिर से बाहर आएगा तो बाहर जो इन्वायरमेंट है उसका प्रेशर तो कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर कम होगा तो उनके शरीर में क्या होगा, भयंकर दर्द होगा। जब भयंकर दर्द होगा तो उनके रुधिर में क्या हो जाएगी, गांठें हो जाएंगी। क्योंकि समुद्र में प्रेशर ज्यादा है तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि O2 और N2 की विलेयता रुधिर में बढ़ जाती है जब प्रेशर बढ़ेगा। तो जब विलेयता बढ़े, क्योंकि दाब बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगा। यही तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी पीछे। जब वे ऊपर आएंगे तो दाब कम होगा। तो जब दाब कम होगा पृथ्वी की सतह पर आने के बाद, तो हमें ये बताइए क्या उनके रुधिर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विलेयता उतनी ही रहेगी जितना समुद्र में था? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ऊपर आने पर दाब कम होगा तो विलेयता भी कम हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। जब विलेयता कम हो जाएगा अचानक से, तब उनके शरीर में भयंकर दर्द होता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रुधिर में क्या हो जाएगी, जगह जगह पर गांठें बन जाती हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, फेफड़ों में O2 व CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियमानुसार होता है। यानी कि जो हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, लंग्स में एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई लेवल पर, एल्व्यूलर लेवल पर हमारे लंग्स में क्या होता है, O2 और CO2 का एक्चुअल एक्सचेंज होता है। तो वहां पर क्या होता है, जो O2 और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वो हेनरी के नियमानुसार ही होता है। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है कि पर्वतारोही, पर्वतारोही का मतलब है जो पर्वत पर जाते हैं, या इसी को हम आरोहक बोलते हैं। तो पर्वतारोही जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, कहाँ जाएंगे, जब अधिक ऊंचाई पर, तो O2 के दाब में क्या होगा, कमी हो जाती है, जिससे क्या होगा, उनके रुधिर में O2 की कमी हो जाएगी। जब अच्छा दाब कम हो जाएगा तो शरीर के ऊपर पृथ्वी की सतह पर है, तो पृथ्वी की सतह पर अगर मान लीजिए कि ये क्या है, कोई पर्वत है कोई, तो एक व्यक्ति यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक व्यक्ति। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, जब यहां से वो व्यक्ति थोड़ा सा ऊंचाई पर आने के बाद यहाँ पर आ जाए, तो जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ तो क्या है, 1 atm का प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है। तो जब ऊपर जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर यानी दाब में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो जब दाब में कमी हो जाएगी, जब दाब घटेगा तो विलेयता भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि विलेयता दाब के समानुपाती है। तो जब ऊपर जाने पर दाब घटेगा तो शरीर के अंदर ब्लड में जो ऑक्सीजन की विलेयता है वो भी घटेगी। इसका मतलब है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब अच्छा रक्त में ऑक्सीजन की कमी होगी, अतः उनको कमजोरी महसूस होने लगेगी। क्योंकि जब ऑक्सीजन एनफ अमाउंट में नहीं रहेगा तो कमजोरी फील होगा, और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक डिजीज का नाम होता है, जिसे एनॉक्सिया किसे कहेंगे, जब आप कहेंगे कि कोई भी पर्वतारोही या आरोहक पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं ले जाएंगे तो ऊपर जाने पर जो प्रेशर है, जो दाब है, इसका मान क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि घट जाएगा। घटने के बाद शरीर में क्या हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन लेवल की विलेयता कम हो जाएगी, जिससे उनको कमजोरी महसूस होगी। कमजोरी जब महसूस होने लगेगी तो इसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, एनॉक्सिया बोलेंगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आज के वीडियो का जो हमारा टारगेट था वो समाप्त हुआ। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी में जितने भी आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं हेनरी के नियम पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेनरी के नियम के आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। आज की ये वीडियो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।